हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। आधुनिक भारत के टॉप 40% आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। एलटी ग्रेड जीआईसी अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था उसे उदारवादी जो समय था उसके बाद नाम से जाना गया, उदारवादी आंदोलन। ठीक है, उदारवादी चरण। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1905 से लेकर के 1917 की अवधि को क्या कहा गया था, तो ये था उग्रवादी चरण। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उग्रवादी चरण इसको कहा गया। उग्रवादी या फिर ऐसे गर्मपंथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गर्मपंथी या फिर उग्रवादी। जब छोटे क्लास में आप पढ़ते थे तो आपने बहुत बार सुना होगा गरम दल और नरम दल। ठीक है, हमारा जो भारत था उस समय भारत के जो क्रांतिकारी थे वो दो भागों में बट गए थे कि नरम दल और गरम दल। उसमें कुछ लोग शामिल थे, है ना, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल थे। तो गर्मपंथी या फिर उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, ये समय याद रखना। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है ना तो उनको ज़रूर देख लेना। जीके की मैंने जो भी 8-7 अभी तक वीडियोज़ डाली हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, तो देख लिया करें पक्का। आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था। कर्जन, आप जानते हैं कर्जन का जो समय था, कर्जन के समय पर क्या क्या हुआ था, कल हमने इस पर बात की थी। तो कर्जन के शासनकाल का सबसे बेकार कार्य, सबसे मूर्खतापूर्ण भरा कार्य कौन सा था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 1905 का बंगाल विभाजन। आप जानते हैं 1905 में जो बंगाल दो भागों में बढ़ गया था, यानी कि उसी समय बांग्लादेश अलग हुआ था जिसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहा गया था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो ये जो इसने कार्य किया था ना, बंगाल का विभाजन, है ना, फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी और इसको लेकर के हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो भारतीय लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा रोष फैल गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा साधन है जो कि उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर एक मिनट, ये साधन एक्चुअली यहाँ पर गलत है ना। उग्रवादियों से इनमें से कौन सा संबंध नहीं है, उग्रवादी गर्मपंथी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें गरम दल में कौन नहीं था, तो आपने सुना होगा पाल, बाल और लाल। ठीक है, पाल, बाल और लाल, ये तीन कौन थे, ये गर्मपंथी नेता थे। लाल, बाल, पाल के नाम से इनको जाना जाता था, लाल, बाल और पाल। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बाल और विपिन चंद्रपाल पाल। ठीक है, इन नाम से इनको जाना गया था। ये उग्रवादी या फिर गर्मपंथी नेता थे। आगे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, कल आपको बता दिया था अच्छी तरीके से। ए ओ हुम के द्वारा। उस समय जो वायसराय था यानी कि जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, है ना। और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको सरोजनी नायडू नहीं कर देना है, एनी बेसेंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यानी कि सबसे पहले उग्र राष्ट्रीयता के जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक सही हो जाएगा। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे, तो लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ये गदर पार्टी से संबंधित है। मैं आपको कोई भी 4 ऑप्शन भी नहीं बोलती इसीलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। लेकिन फिर भी आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ट बैठे हुए थे। यानी कि किंग्स फोर्ट को के ऊपर बम कौन फेंकना चाहता था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने मिलकर के ये सोच करके उस गाड़ी पर बम फेंका था कि उसमें
मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे उस समय के वो बैठे हुए थे, है ना। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, उसमें कोई और ही बैठा था, है ना, और वो बच गया था और इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? खुदीराम बोस। कहा जाता है कि पूरे इतिहास में सबसे कम उम्र का बच्चा था उस समय। इसकी उम्र शायद 13-14 साल लगभग रही थी जब इसको फांसी दी गई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है, डी। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को हम सुधार के नाम से भी जानते हैं, रिफॉर्म्स यानी कि सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का नाम आपने सुना होगा। ये कब आया था? तो ये 1909 ईस्वी में आया था। ठीक है, मार्ले और मिंटो ये दो अलग अलग अधिकारियों के नाम थे और उनके नाम से ये जो लेके आया गया था सुधार के प्रयत्न जो किए गए थे वो 1909 में आया था। आगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 संबंधित है मार्ले मिंटो सुधार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? पहले तो वो क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक के रूप में उभरे। तो आपने ऐसा जरूर देखा होगा, अरविंद घोष, है ना। अरविंद घोष की अगर आप फोटो लेंगे ना बाजार से तो वो बहुत पुरानी और बिल्कुल योगी वेश में मिलती है ना, कभी देखना। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? 1909 में जो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा थी, भीकाजी कामा के नाम से इनको जाना जाता है, ये पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पैट्रियट। ठीक है, पैट्रियट देखो इस तरीके से पैट्रियट लिखा जाता है, मैं इसलिए बता रही हूँ। पैट्रियट का अर्थ होता है देशभक्त। ठीक है, पैट्रियट का अर्थ क्या होता है? देशभक्त होता है। और देशभक्त के नाम से ये पैट्रियट के नाम से समाचार पत्र किसने निकाला था? तो मैडम भीकाजी कामा ने निकाला था। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, और सरोजिनी नायडू को तो आप जानते होंगे, एनी बेसेंट को आप समझते हैं, पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, भारत कोकिला। ठीक है, वैसे लता मंगेशकर को बाद में कहा गया था, ये भारत कोकिला थी, वो स्वर कोकिला थी। और ये भारत की उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी थी सरोजिनी नायडू, बाद में आज़ाद होने के बाद देश को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? मुस्लिम लीग की स्थापना, ध्यान रखना, 1906 ईस्वी में की गई थी और इसके उद्देश्य में कौन सी चीज़ शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं था? यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो भाई ये सभी चीज़ें उस वक्त इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, 1906 में जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय उसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे जो विशेषताएं वो जुड़ती चली गई। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थी, इनका नाम ध्यान रखना है। आगे है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड या फिर अल हिलाल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केसरी नाम से इन्होंने पत्रिका निकाली थी जो कि साप्ताहिक रूप से छपती थी। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है जरा सी भी, और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 में महात्मा गांधी की तो मृत्यु नहीं हुई थी, ना ही बंगाल विभाजन हुआ था। हाँ, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हो गया था। ठीक है,
राजधानी पहले भारत की कोलकाता थी, बाद में इसे 1912 में दिल्ली लेके आया गया था। अनुशीलन समिति संबद्ध किससे है? अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। ठीक है, सावरकर साहब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने के लिए घोषणा किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग इससे संबंधित है। हार्डिंग ने क्या किया था? दिल्ली को कोलकाता से दिल्ली लेके आने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये अबुल कलाम आज़ाद वही है जो 1947 के बाद हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, फर्स्ट शिक्षा मंत्री यही बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हो गया था। 1905 में आप जानते हैं बंगाल कर्जन के समय पर इसका विभाजन हो गया था, लेकिन बाद में इसे कब बाद में दोबारा से इसे मिला लिया गया था भारत में, है ना। तो ये कौन सा था? 1911 ईस्वी में से दोबारा से मिला लिया गया था। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। यानी कि इसमें से कौन ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने युद्ध के समय पर भी भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हार्डिंग। ठीक है, ये हार्डिंग साहब थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना क्या की थी? 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में कुछ मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मतलब मुलाकात की थी और उसमें उन्होंने क्या प्रार्थना की थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ठीक है, उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि हमारे लिए क्या होना चाहिए? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन वर्ग की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा 1905 तो आप सभी जानते हो। अब यहाँ पे आपको डेट बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905। ठीक है, अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि जितने क्वेश्चन कराती हूँ वो आपको क्लास में याद हो जाए। कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले या फिर S.N. बनर्जी। करेक्ट आंसर हमारा 28 में कौन सा हो जाएगा? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ये गर्म दल से संबंधित था और बाद में जो योगी और किसके एक महात्मा यानी कि एक दार्शनिक के रूप में उभरा था। आगे, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन हुए उन सबको याद कर लेना। कोशिश करूंगी मैं एक जगह आपको करा दूं, है ना। नेक्स्ट क्लास से आप मुझे बताना एक बार। मैंने विचार किया है कि नेक्स्ट क्लास जब मैं लेके आऊँगी तो उसमें कुछ 30 या 40% आपके MCQ के रहेंगे और साथ में कुछ % आपको थ्योरी बेस्ड यानी कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको मैं करवा दूँ, है ना। लेकिन कमेंट सारे बच्चों को करना है तभी करवाऊँगी। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, मदन लाल ऊधम सिंह, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले शामिल नहीं थे। उग्रपंथियों में वो 3 का नाम तो आता ही है, इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन क्या आया था? प्रभावाधीन आया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो गर्मपंथियों का गर्मपंथी जो आए थे ना वो ये आंदोलन किसके बाद में आया था? तो ये राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर किसके बाद में आया था? 1906 के बाद में। 1906 के बाद में इसलिए क्योंकि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसके दौरान इसके परिणाम स्वरूप इसकी जो है उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष की जेल हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। ठीक है, 6 वर्ष की जेल हुई थी किसको? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को। और पहले ऐसी जेल नहीं होती थी। आजकल जेल तो हो जाती है लेकिन बंदा बाहर ही घूमता है ना, पैसों के दम पर।
तो हमारे कानून जो व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इतनी भ्रष्ट हो चुकी है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो अंग्रेजों का शासन था, उसमें अगर 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष की जेल है तो 6 वर्ष उसको भुगतना ही पड़ेगा, और उसमें भी कठोर दंड के साथ में। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, ये भी ध्यान रखना, शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। बिहार का जो अलगाव है वो बंगाल से हुआ था। ठीक है, 1912 ईस्वी में। आगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? लाला हरदयाल इससे संबंधित थे, और इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में। आगे, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले कौन थे? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले थे नवाब सलीमुल्लाह खान। आगे, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? T.S. ऑलकॉट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इससे संबंधित थे, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यन अय्यर इससे में शामिल थे, लेकिन T.S. ऑलकॉट इससे संबंधित नहीं थे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आप जानते हैं 1914 से लेकर 17 तक के बीच में चला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने कौन सा एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है जिसको बंगाल में जन्म दिया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, M.A. जिन्ना, ये मोहम्मद जिन्ना इस नाम है ना, सुभाष चंद्र बोस या फिर एनी बेसेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ही ऐसा कर सकते हैं। आगे, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो वंदे मातरम किसका शीर्ष गीत बना था? ये बना था स्वदेशी आंदोलन का। तो कल मैंने 30% करवाए थे, आज मैंने 40 करवाए हैं, है ना, पहले 50 भी करवाए थे। तो अलग अलग कुछ टॉपिक में टॉपिक वाइज करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक वाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि एक टॉपिक से आपका कुछ क्वेश्चन तो कम से कम याद हो जाए। सबको एक साथ करेंगे तो आप कुछ भी नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। इस तरह से क्लास अच्छी लगेगी, जो मैं आपको बोल रही थी अभी कि मैं आपको साथ में कुछ थ्योरी बेस्ड कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूं, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और ओके बाय, लाइक सब्सक्राइब वही करके जाना। ठीक है।